बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा, लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 11 तक हमने चैप्टर नंबर 4 में मोमेंटम पढ़ा था और इसके अलावा न्यूटन्स के लॉस पढ़े थे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। ये एक डिटेल टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। तो सबसे पहले तो जो है वो फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन होता क्या है। When a body moves over the surface of another body, then the opposing force is produced and this opposing force is called friction। देखिए बेटा, जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो एक ऑपोजिट फोर्स जनरेट होती है, क्योंकि जैसे कि आपने इसका ताल्लुक आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का जो है वो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो दो बॉडीज जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी ए अगर अपनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है तो बॉडी बी अपनी फोर्स जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। और इन दोनों फोर्स के मिलने से जो चीज जनरेट होती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अंदर सपोज, फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन के सपोज अ वुडन ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ टेबल एंड अ स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच ऑन इट। If we apply a very small force of magnitude F by pulling the spring gradually and increases, we observe that the block does not move until the applied force has reached to a critical value. If F is less than critical value, the block does not move. According to Newton's third law of motion, an opposite force balances the force. This opposing force is known as force of friction or friction. देखिए बेटा, इसकी एग्जांपल आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग बैलेंस है, वो वेट मशीन होती है ना जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस के साथ आपने एक वुडन ब्लॉक को अटैच कर दिया। अब अगर उसके उस वुडन ब्लॉक को आप बिल्कुल मामूली सी फोर्स के साथ हिला खींचने की स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग में किसी किस्म का स्ट्रेच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस स्प्रिंग की ऑपोजिट फोर्स उस ब्लॉक को होल्ड रखेगी। उस स्प्रिंग के अंदर जो फ्रिक्शन मौजूद होगा वो उस ब्लॉक को होल्ड में रखेगा अंटिल आप उसके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई ना करें जो कि क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाए। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जहां पर अप्लाइड फोर्स और ऑपोजिट फोर्स दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि एक्शन और रिएक्शन जहां पर इक्वल हो रही हैं दोनों तरफ से, तो वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता क्योंकि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, तो ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। आपको अगर अपनी फोर्स अप्लाई करनी है तो आपको क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड अप्लाई करनी होगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर आप उस वुडन ब्लॉक को ज्यादा फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींचेंगे तब वो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग भी खींचेगा, क्योंकि स्प्रिंग की जो जो रिएक्टिंग फोर्स होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो रिड्यूस हो जाएगी आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से, और वो स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। तो फ्रिक्शन जो है वो किसी भी बॉडी में रेजिस्टिंग फोर्स को जनरेट करता है। आप खुद ऑब्जर्व करते हैं कि अलग अलग जगहों पर जब हम चलते हैं तो हमारा अलग अलग बॉडी पैटर्न होता है, अलग अलग हमारा जो है वो उसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्मूथ रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो आपको वॉक करने में मुश्किल नहीं होती, आप इजीली वॉक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर इजिली वॉक कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर वही रोड की जगह आपको किसी रेगिस्तान में वॉक करने को दिया जाए, यानी डेजर्टेड एरिया के अंदर, या किसी ऐसे एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा रॉक है, पत्थर है, तब हमारे लिए जो है वो किसी डेजर्टेड एरिया में या किसी बहुत ज्यादा रॉकी एरिया के अंदर 3 to 4 किलोमीटर के बजाय ½ किलोमीटर वॉक करना भी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो है
जितने भी डेजर्टेड एरिया है वहां पर जो सैंड होती है, रेत होती है, वो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो हमें फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इसी तरह जो है कोई पहाड़ी इलाका है, रॉकी एरिया है, वहां पर भी हमें फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। एक प्लेन रोड के ऊपर आप जिस तरह तेजी से वॉक कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, आप किसी डेजर्टेड एरिया में नहीं कर सकते, डेजर्ट में नहीं कर सकते। बार बार आपके पाँव जो है वो रेत के अंदर जाएंगे। इसी तरह आप किसी रॉकी एरिया के अंदर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार जो है वो आप पत्थर जो है वो आपके पाँव में आएंगे, जो आपकी फोर्स को अनबैलेंस करेंगे। तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होता है, मूवमेंट उतनी मुश्किल हो जाती है। अब फ्रिक्शन ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड। देखिए, फ्रिक्शन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अपवर्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, ये जो उसका रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन से आएगा वो उसका नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। और जो नीचे की तरफ से आ रहा है, ठीक है, वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को नीचे नीचे की तरफ खींच रही है। ये इस ब्लॉक का एक्शन है, ये उसकी रिएक्शन फोर्स है। और दोनों फोर्सेस के मेंटेन होने की वजह से ये ब्लॉक कॉन्स्टेंटली अपनी जगह पे रुका हुआ है, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर बैलेंस है। दूसरा क्या होता है? नेचर ऑफ सरफेस। अब देखिए, नेचर ऑफ सरफेस क्या, देखें यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस थी, जिसकी वजह से ब्लॉक जो है वो, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, तो ये ब्लॉक जो है वो उस टेबल पे कॉन्स्टेंटली रुका हुआ है, क्योंकि इसकी नॉर्मल रिएक्शन और इसका ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस है। अब फॉर एग्जांपल एक इंक्लाइंड सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है और ये ब्लॉक यहाँ पर है। अब क्या ये ब्लॉक यहाँ पर एज इट इज कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अनटिल हम उसको रस्सी वगैरह से ना बांध लें, रोप से टाई ना कर दें, तब तक जो है ये ब्लॉक कांस्टेंट नहीं रहेगा। हम जैसे ही ब्लॉक को यहाँ पे रखेंगे, ब्लॉक क्या होगा? नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस आपकी स्मूथ नहीं है, ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी, और आप स्लाइडिंग सरफेस पर इजीली जो है ये ब्लॉक स्लाइड होता हुआ नीचे आ जाएगा। तो फ्रिक्शन के लिए सरफेस डिपेंड भी, सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर भी, कि नॉर्मल रिएक्शन कितना वेल स्टेबल है। अब आता है आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, between two equal surfaces. The coefficient of friction will be the same. The symbol usually used for coefficient of friction is mu. देखिए बेटा, दो सरफेस के दरमियान में एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये बेसिकली एक फिक्स क्वांटिटी होती है आपको के दो सरफेसेस के दरमियान में क्या वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल, ये टेबल एक सरफेस है, ये ब्लॉक एक दूसरी सरफेस है। इन दोनों फेसेस के रगड़ लगने की वजह से, क्योंकि एक ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा ये भी एक सरफेस काउंट होगा, टेबल के ऊपर वाला हिस्सा ये भी एक सरफेस काउंट होगा, इन दोनों इस सरफेसेस के आपस में कांटेक्ट होने की वजह से जो वैल्यू जनरेट होती है, उस वैल्यू को हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं म्यू। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा आपका 0 से लेकर 1 के दरमियान में आता है, इससे अबव नहीं जाता। 0.1, 0.2, 0.3 टिल 0.9 तक या 1 तक, इससे अबव एक्सीड नहीं करता। तो यहां पर ये आपका हो गया। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए? F इज इक्वल टू म्यू आर। यानी अगर आपको किसी जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करनी है कि कितना फ्रिक्शन मौजूद है उस जगह पर,
तो आप उसको म्यू यानी कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको और नॉर्मल रिएक्शन आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है। तो ये आपका फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी है। अब है आपके पास बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बेटा, फ्रिक्शन के अपने एडवांटेजेस हैं। वी कुड नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज and the ground. As we try to step forward, we push our foot backward. Friction holds our shoes to the ground, allowing you to walk. देखिए बेटा, फ्रिक्शन की वजह से हमारे लिए वॉक करना इजी हो जाता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम वॉक नहीं कर सकते। इस जस्ट लाइक कि किसी फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल गिरा हुआ है। अब आप क्या, अगर आप उस फ्लोर पर वॉक करेंगे तो आपको वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपना पाँव आगे बढ़ाएंगे, पाँव पीछे की तरफ स्लिप होगा, आप बार बार नीचे की तरफ गिरेंगे। इसी तरीके से बर्फ की सिल के ऊपर, ठीक है, यानी जहां बर्फ की सिल हो, जो हार्ड बर्फ जो होती है वो हो, वहां पर भी आप वॉक नहीं कर सकते। आप अपना एक स्टेप आगे लेंगे, फ्रिक्शन होगा नहीं, तो आप दूसरा स्टेप आगे ले ही नहीं सकेंगे। पहले स्टेप को जब आप बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो स्लिप हो जाएगा, क्योंकि हम सेकंड स्टेप तभी लेते हैं जब हम अपने फ्रंट वाले स्टेप से बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स फ्रिक्शन की वजह से मेंटेन होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए चलना आसान हो जाता है। तो जब वो फोर्स ही नहीं होगी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा, तो हम जैसे ही बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे पाँव स्लिप होगा, आप सेकंड स्टेप ले ही नहीं सकेंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे लिए चलना पॉसिबल होता है। और यही वजह है बेटा कि आप देखते हैं कि आपके शूज जो होते हैं, जितने भी स्पेशली स्पोर्ट शूज जो होते हैं, पार्टी वेयर की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट शूज के नीचे की तरफ जो उसका सोल होता है वहां पर थ्रेडिंग हुई भी होती है, यानी कि कुछ डिजाइन बने हुए होते हैं। ऑफिस शूज के मुकाबले में उनका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन जनरेट करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। रनिंग शूज जो हो गए, या वैसे आपके कैजुअल वेयरिंग के जो शूज हो गए, तो उनमें चलना फिरना आसान होता है। हम नॉर्मल रूटीन के अंदर उन्हीं को पहनना प्रेफर करते हैं। जो आपके फॉर्मल शूज होते हैं, उनकी सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है। तो आप अपने ऑफिस शूज जो हैं, फॉर्मल शूज पहन के कभी भी रनिंग नहीं कर सकते। किसी को आप ऑफिस शूज पहन के रनिंग करता हुआ नहीं देखते, या आप बहुत ज्यादा देर तक वॉक नहीं कर सकते उन शूज को पहनकर। क्यों? क्योंकि वो उनकी सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, जो कि प्रॉपर फ्रिक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो फ्रिक्शन का होना जरूरी है ताकि हमारे लिए वॉक करना इजी हो। राइटिंग विद अ पेंसिल रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है, आप पेंसिल वगैरह से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो इसके लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका पेन बार बार स्लिप होगा, आप लिख ही नहीं सकते किसी चीज पर प्रॉपरली। अ नेल स्टेज इन वुड ड्यू टू फ्रिक्शन। एक कील जो है वो लकड़ी में अगर रहती है तो फ्रिक्शन की वजह से होती है। आप एक कील को जरा किसी रबड़ में, सॉफ्ट रबड़ के अंदर, हार्ड रबड़ में नहीं, जो आपकी ग्लू टाइप रबड़ होती है, सॉफ्ट रबड़ जो होती है, उसमें अगर आप एक लकड़ी को, सॉरी, एक कील को ठोकने की कोशिश करें, होल्ड करने की कोशिश करें, कील नहीं होल्ड होगी, वो बार बार निकलेगी, क्योंकि रबड़ में फ्रिक्शन नहीं होता, बहुत कम होता है, जबकि वुड के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो यही वजह है कि नेल जो होती है वो वुड में स्टे कर जाती है, लेकिन रबड़ में स्टे नहीं कर सकती। नट बोल्ट जो होते हैं हमारी गाड़ी के, बाइक के, किसी भी जगह, किसी भी मशीन के, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होल्ड करते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नट बोल्ट्स भी आपके होल्ड नहीं कर सकते, बार बार जो है वो नट लूज होकर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है बेटा एडवांटेजेस थे फ्रिक्शन के। बट बेटा फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का? कि हमारी रोड के ऊपर हमें चलने के लिए, वॉक करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, बट अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो तब भी हमारे लिए वॉक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रॉकी एरियाज हो गए, या कोई डेजर्टेड एरिया हो गया, तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। आप डेजर्ट में जो है वो वॉक नहीं कर सकते इतनी आराम से जिस तरह आप रोड पर वॉक करते हैं।
या आप किसी पहाड़ी इलाके में, किसी माउंटेनियस एरिया के अंदर वॉक नहीं कर सकते इतनी आराम से जिस तरीके से आप जो है वो रोड पर वॉक करते हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का होना भी नुकसान होता है। इन एनी टाइप ऑफ व्हीकल सच एज कार, बोट और एयरप्लेन, एक्सेस फ्रिक्शन means that extra fuel must be used to power the vehicle. In other words, fuel and energy is being wasted because of the friction. अब देखिए बेटा, फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो किसी भी व्हीकल को, कार, बोट, मोटरसाइकिल, जहाज, मूव करने में मुश्किल होती है। स्पेशली कार में तो जो है ये एक्सपीरियंस ज्यादा आप फील कर सकते हैं कार और मोटरसाइकिल के अंदर, कि अगर आप जो है किसी ऐसे रोड के ऊपर जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, तो आप देखते हैं कि आपकी कार के पार्ट्स भी डैमेज होते हैं। जितना ज्यादा रोड टूटा हुआ होगा आपके इंजन के अंदर उतना प्रॉब्लम होती है, पार्ट्स भी डैमेज होने का खतरा होता है। ठीक है। दूसरा, फ्यूल की कंजप्शन भी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंजन अपना वर्क ज्यादा करता है। जब इंजन वर्क ज्यादा करता है तो वो जाहिर सी बात है फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो इस वजह से फ्यूल की वेस्टेज होती है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से। और बाज एरियाज तो ऐसे होते हैं कि फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा हो तो आप जो है वो वहां पर अपनी व्हीकल को मूव ही नहीं करवा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रॉकी एरियाज या माउंटेनियस एरियाज ऐसे होते हैं जहां आप नॉर्मल कार के अंदर नहीं जा सकते, वहां पर जीप चलती हैं। आप नॉर्मल जो शहरों में चलने वाली गाड़ियां हैं उसमें नहीं जा सकते, वो उनका इंजन वर्क ही नहीं करेगा वहां पर। ठीक है। आप थोड़ा सा ही चलेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। Thus, the energy that is lost to friction is trying to move an object is really turned to heat energy. अब बेटा होता क्या है फ्रिक्शन के अंदर, कि फ्रिक्शन की वजह से जब इंजन वर्क ज्यादा करता है तो लाजमी बात है कि वो हीट भी ज्यादा लॉस करता है। और हीट ज्यादा लॉस होने की वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से सम टाइम उसके पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं एक्सेसिव हीट अप होने की वजह से। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा मशीन के पार्ट्स उतने ज्यादा मुश्किल से वर्क करते हैं, और जितने ज्यादा वो मुश्किल से वर्क करेंगे उनमें हीट अप ज्यादा होगा, तो पार्ट्स के डैमेज होने का रिस्क होता है। फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से मशीन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसकी अपनी वर्किंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। आप किसी रॉकी एरिया में इतनी तेज बाइक नहीं चला सकते जितना आप जो है वो मेन रोड पे चलाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन कैच फायर, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो बाज दफा मशीन आग भी पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो हीट कंटिन्यूसली जनरेट करती हैं। रबिंग, मशीन के पार्ट्स में रब ज्यादा होता है, पार्ट्स एक दूसरे के साथ रब ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ लेते हैं। तो बेटा ये तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए फ्रिक्शन के। अब आपके पास जो आता है वो आता है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, के हाउ कैन यू रिड्यूस योर फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शंस को जो है वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। द वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन दैट आर मूविंग ओवर वन अनदर आर प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। आप जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और जो पार्ट होगा मशीन के पार्ट्स वो इजिली जो है वो वर्क कर सकते हैं। इसकी तो सिंपल एक्सपीरियंस हम घर में भी करते हैं। आपके घर का फॉर एग्जांपल लॉक खराब हो जाए, आपकी बाइक का जो है वो लॉक खराब हो जाए, इग्निशन की जो है वो बाज दफा फंस जाती है बारिशों वगैरह के सीजन में, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, तो लॉक जो है वो स्मूथली वर्क करना शुरू कर देता है। क्योंकि पहले जो है वो रस्टिंग होने की वजह से मेटल, क्योंकि मेटल है, मशीन के पास भी मेटल होते हैं, हमारे घरों में जो लॉक्स होते हैं वो भी मेटल के होते हैं। पानी वगैरह पड़ने की वजह से उन मेटल के ऊपर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम सिंपल इसका इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल करें, उसको लुब्रिकेट करें किसी भी ऑयल के साथ या डीजल के साथ, तो वो स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इन मशीन द स्लाइडिंग ऑफ वेरियस पार्ट इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय रोलिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग।
अच्छा, इसके अलावा हम मशीन के अंदर बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी बॉल्स का उनके पार्ट्स के अंदर। तो ये बॉल भी जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करती हैं, और मशीन के पार्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर इजिली रोल कर जाते हैं। Where sliding is unavoidable, a thick layer of greasing material is used because between the sliding surfaces. अब अगर बेटा कोई स्लाइडिंग सरफेस है, जस्ट लाइक स्लाइडिंग डोर होते हैं, स्लाइडिंग विंडोज होते हैं, तो वहां पर ग्रेसिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, और आपकी जो है वो मशीन सॉरी जो आपके डोर है, विंडोज हैं, वो इजिली स्लाइड कर जाती है। द फ्रंट ऑफ द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल कार एरोप्लेन्स आर मेड ऑब्लोंग टू डिक्रीज एयर फ्रिक्शन। देखिए बेटा, जो भी आपके कार एरोप्लेन्स वगैरह हैं, इनके अगर फ्रंट साइड को हम ऑब्लोंग करें, यानी कि थोड़ा सा चपटा कर दें, ठीक है, तो स्मूथ कर दें, तो ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद देती है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मल प्लेन जो होता है, पैसेंजर प्लेन, और जो फाइटर प्लेन होते हैं, जो F-16 या कोई भी आपके जो फाइटर प्लेन है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क होता है। नॉर्मल प्लेन जो होता है वो आगे से काफी राउंड होता है, जबकि फाइटर प्लेन जो होते हैं वो आगे की तरफ से, फ्रंट की तरफ से फ्लैट होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको, फाइटर प्लेन को, स्पीड बहुत ज्यादा अटेन करनी होती है। इस वजह से उनकी फ्रंट सरफेस को फ्लैट रखा जाता है, क्योंकि ये एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद देती है। यही हिसाब कार्स का भी होता है, बाइक्स का भी होता है। जो नॉर्मल कार्स होती हैं, जो हमारे डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल होती हैं, उनकी आगे की सरफेस नॉर्मल होती है, बट जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनकी आगे की सरफेस फ्लैट होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस जो होती है वो एयर फ्रिक्शन के लिए एज अ ब्लेड का काम करती है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो बेटा ये था आपका पूरा टॉपिक फ्रिक्शन का। तो होपली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है टेंशन इन द स्ट्रिंग का। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टाइम अपना अपना जितना भी आपका वर्क है वो टाइमली कंप्लीट रखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।